वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने 2023 में गुजराती लैंग्वेज में रिलीज हुई एक जबरदस्त थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है हेलो। मूवी की समरी ये है कि 3 स्टूडेंट्स अलग अलग स्ट्रेंजर्स को फोन करने लगते हैं, मतलब प्रैंक के नाम पर। लेकिन ऐसा ही प्रैंक करना इन तीनों को भारी पड़ जाता है। टोटली इनकी जिंदगी ही बदल जाती है। तो ऐसा क्या हुआ, कौन सा प्रैंक किया, ये सारी चीजें इस मूवी में दिखाया गया है। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार। कहानी की शुरुआत में ही अहाना के पेरेंट्स कहीं पर जाने लगते हैं। अहाना के साथ साथ युग नाम का लड़का भी होता है जो इसका कजिन होता है। अब उसी वक्त यहाँ पर वेदिका भी आती है जो अहाना और युग की बहुत ही बेस्ट फ्रेंड होती है। मतलब अहाना के पेरेंट्स बाहर जा रहे हैं, सो वेदिका और युग थोड़ा चिल करने के लिए अहाना के घर पर आते हैं। अहाना का फादर कहने लगता है कि तुम तीनों एक साथ रहोगे तो कोई न कोई शरारत करते ही रहोगे, लेकिन इस बार कोई शरारत नहीं, कहीं पर जाना नहीं, घर में ही रहना। खैर रात होने तक ये तीनों थोड़ी पढ़ाई करते हैं, थोड़ा गेम्स वगैरह खेलते हैं। अब इसी दरमियान में वेदिका का बीएफ वेदिका को फोन करने पर अहाना फोन छीनकर ईशान से बात करने लगती है कि जब से तुम यहाँ पर आई हो इस ईशान ने 50 बार फोन किया और 100 मैसेजेस किया। इस तरह से अहाना वेदिका और ईशान की टांग खींचने लगती है। उसके बाद ये तीनों दोबारा थोड़ा बहुत चिल वगैरह करने लगते हैं। रात होने के बावजूद भी इन 3 सालों को नींद ही नहीं आती और मस्ती करने का मन करता है। अहाना कहने लगती है कि मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। अब युग तो कॉलर आईडी छुपाने में माहिर है, तो हम स्ट्रेंजर्स को फोन करके उनके साथ प्रैंक करेंगे। अब इस मस्ती के लिए तो वेदिका हाँ कह देती है, लेकिन युग टोटली मना करने लगता है। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं करूँगा। टाइम देखो 12:30 बज चुके हैं। इतनी रात को रैंडम कॉल्स कौन करता है? अगर किसी ने कंप्लेंट कर दिया तो? लेकिन वेदिका और अहाना युग को फोर्स करने लगते हैं। अरे चलना यार, थोड़ा चिल करते हैं, कितना बोरिंग है तू। एवरीथिंग इज फेयर इन लव वॉर एंड फन, प्लीज यार, सिर्फ 2 कॉल्स। वेदिका पूछने लगती है कि रैंडम कॉल्स करके हम क्या बात करेंगे? अहाना कहने लगती है चलो ऐसा करते हैं, आप कौन हो हमें ऑलरेडी पता है और आप क्या काम करने वाले हो ये भी पता है। सो इस तरह से ये तीनों पहले एक रैंडम नंबर डायल करने लगते हैं, अपना फोन नंबर हाइड करके। सो दूसरे सीन में एक बंदा बंदी को दिखाया जाता है। शायद ये बंदा अपने बॉस की बीवी के साथ होता है। फिलहाल इसका बॉस शहर में मौजूद नहीं होता। जब ये दोनों रोमांटिक मूड में होते हैं उसी वक्त इस बंदे को फोन आने पर वो तीनों कहने लगते हैं कि तुम कौन हो हम जानते हैं और तुम क्या कर रहे हो ये भी हम जानते हैं। ये बंदा डर के मारे कहने लगता है अरे मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं तो बस मैडम से बात करने के लिए आया हूँ। बाद में ये तीनों एक और रैंडम नंबर को डायल करते हैं। सो ये नंबर किसी दूसरे बंदे का होता है जो शायद फिलहाल आधी रात को जॉगिंग कर रहा होता है। इसके साथ भी वही डायलॉग बोलने लगते हैं कि आप कौन हो हम जानते हैं और आप क्या कर रहे हो आधी रात को ये भी हम जानते हैं। ये बंदा कहने लगता है क्या सच में तुम मुझे जानती हो? मेरा नंबर तुमको कहाँ से मिला? फटाक से ये तीनों फोन काट देते हैं। इस तरह से ये तीनों दोबारा काफी सारे लोगों को कॉल्स करने लगते हैं। उस वक्त वो लोग अजीब अजीब के सिचुएशन पर होते हैं। एक बंदा तो किसी से रिश्वत ले रहा होता है, दूसरा बंदा वॉचमैन सो रहा होता है, एक लड़की तो अपनी बीएफ के साथ होती है। सो फाइनली इस तरह से प्रैंक करके ये तीनों बहुत हंसने लगते हैं। बेचारा युग थककर सो जाता है। वेदिका और अहाना बस ऐसी बातचीत करते हुए वेदिका अपने बीएफ ईशान के बारे में बात करने लगती है। कहने लगती है कि एग्जाम्स खत्म होने के बाद मैं ईशान के बारे में हमारे घर में बताने वाली हूँ। खैर उसी वक्त घर की घंटी बजने लगती है। ये तीनों युग को उसकी नींद से जगाकर कहने लगते हैं अरे घर पर कोई आया है इतनी रात को, चलो ना युग बाहर जाकर देखकर आते हैं। इस तरह से ये तीनों घर का दरवाजा ओपन करके बाहर जाकर देखने पर कोई भी मौजूद नहीं होता। युग इन दोनों को डांटने लगता है अरे यार बाहर तो कोई भी नहीं, सोया मैं हूँ और ख्वाब तुम दोनों ने देखा। इस तरह से जब ये तीनों अपने घर के अंदर आते हैं तो घर के अंदर एक बंदा बैठा होता है। मतलब थोड़ी देर पहले इन तीनों ने इस बंदे को फोन किया था ना, तो ये बंदा फोन नंबर को ट्रैक करते हुए इनके घर के पास आ गया। ये बंदा इन तीनों को बहुत मार पीट कर पूछने लगता है कि बताओ तुम तीनों मेरे बारे में क्या जानते हो, मेरा नंबर कहाँ से मिला। इवन अपनी गन निकाल कर भी डराने लगता है। तो ये तीनों बहुत डर कर इस बंदे से सब कुछ सच बताने लगते हैं कि सर हम कुछ नहीं जानते, बस हमने प्रैंक किया रैंडम कॉल्स करके। ये बंदा डांटने लगता है इतनी रात को रैंडम लोगों को फोन करना ये कोई गेम है? कितने लोगों को फोन किया? ये तीनों कहने लगते हैं कि सर तकरीबन 10 लोगों को। ये बंदा कहने लगता है नहीं नहीं, तुम तीनों को तो सबक सिखाना पड़ेगा। कहाँ है तुम्हारे मम्मी पापा? रुको अभी पुलिस बुलाता हूँ। ये तीनों बहुत डरते हुए रिक्वेस्ट करने लगते हैं सर सर प्लीज सर पुलिस को मत बुलाइए, हम तीनों स्टूडेंट्स हैं, हमारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, अगली बार ऐसी हरकत नहीं करेंगे। ये बंदा इन तीनों की फोटो वगैरह क्लिक करने लगता है और इसी तरह इन तीनों का फोन लेकर जिन जिन लोगों को फोन किया उन सारे फोन नंबर्स को डिलीट करवाने लगता है। और इसी तरह मैं यहाँ पर आया हूँ ये बात किसी को भी मत बताना,
इवन अपने पेरेंट्स को भी, वरना तुम्हारी फोटोज और स्टेटमेंट्स सोशल मीडिया में वायरल कर दूंगा। एट द सेम टाइम आहना के घर के नेबर की बीवी नींद में चलते हुए बाहर आने लगती है। वो बंदा अपनी बीवी को समझा बुझाकर घर के अंदर ले जाता है। उसी वक्त ये देखता है कि जो बंदा आहना के घर पर आया होता है वो बंदा दीवार कूदकर दोबारा बाहर जाने लगता है। ये नेबर यही सोचने लगता है कि ये लगता है ये बंदा आहना का बीएफ है। आहना ने ही टाइम देखकर अपने बीएफ को घर पर बुलाया। हर सुबह होने के बाद आहना के पेरेंट्स वापस अपने घर पर आने लगते हैं और उस वक्त वो नेबर अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करते रहता है। आहना का फादर कहने लगता है, अरे जगदीश भाई, जब भी देखता हूँ 24 घंटे अपनी स्कूटर को किक मारते ही रहते हो, कब तुम कार खरीदोगे? वो नेबर कहने लगता है कि मेरी गाड़ी का छोड़ो, तुम अपने घर का देखो। कल रात तुम्हारी बेटी का बीएफ आया था दीवार कूदकर। यह सुनने के बाद आहना के पेरेंट्स शॉक में रह जाते हैं। आहना के पेरेंट्स अंदर आकर यही बात इन तीनों से पूछने पर ये तीनों यही कहने लगते हैं, अरे पापा, कल रात हमारे घर पर कोई भी नहीं आया। वेदिका की सर के चोट के बारे में पूछने पर ये तीनों कहने लगते हैं कि वेदिका तो बाथरूम में गिर गई। आप जगदीश अंकल को तो जानते हो ना, उनकी बीवी को नींद में चलने की आदत है, किसी की परछाई देखी होगी बस। इसी दरमियान में आहना के पेरेंट्स ये कहने लगते हैं कि जब ये दोनों वापस घर पर लौट रहे थे तो जस्ट मिस एक ट्रक वाला ड्राइवर इनको ठोकने वाला था। ये सुनने के बाद ये तीनों बहुत घबराने लगते हैं कि आप दोनों को कुछ हुआ तो नहीं ना। और इसी तरह ये तीनों यही सोचने लगते हैं कि शायद ये काम उसी बंदे का होगा जो कल रात इनके घर पर आया था, धमकियां दिया था। शायद ट्रक के जरिए से आहना के पेरेंट्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। आहना अपने पेरेंट्स की जान बचाने के लिए इन दोनों को सब कुछ सच बता देती है कि कल क्या क्या हुआ। तो ये सुनने के बाद आहना के पेरेंट्स पुलिस स्टेशन पर जाने लगते हैं उस बंदे के खिलाफ कंप्लेंट देने के लिए। तो शॉकिंगली इस पुलिस स्टेशन पर वही बंदा होता है जो कल रात इनके घर पर आया था, एसीपी कनिष्क भरद्वाज। अब यहाँ पर भरद्वाज को देखकर इन तीनों के तो होश ही उड़ जाते हैं कि ये तो खुद एक पुलिस वाला है, अब हमें कौन बचाएगा। आहना का फादर कहने लगता है, अरे तुम तीनों ऐसे ही चुप बैठोगे? मैं भरद्वाज सर को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो हमारी मदद करेंगे। कल रात जो हुआ वो सब कुछ इनको बताओ। भरद्वाज कहने लगता है कि आप दोनों थोड़ा बाहर जाइए, मैं इन तीनों को अच्छे से समझाकर पता करूंगा वो बंदा दिखता कैसा है, कैसे आया। कुछ चीजें ना बच्चे पेरेंट्स के सामने नहीं बता पाते। इस तरह से भरद्वाज आहना के पेरेंट्स को बाहर भेजकर इन तीनों को दोबारा बहुत धमकाने लगता है कि अगर ये चीज दोबारा रिपीट हुई तो जैसा मैंने कहा वैसा ही होगा। सो आप चेहरे पर थोड़ा मुस्कान लाकर बाहर जाओ और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। कल रात जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ भूल जाओ। उसके बाद कमिश्नर भरद्वाज को अपने पास बुलाता है। बात यह है कि भरद्वाज की बीवी का नाम होता है नंदिनी, जो एक कैंसर पेशेंट होती है। यहाँ के डॉक्टर्स ने कह दिया कि नंदिनी का इलाज यहाँ पर नहीं हो पाएगा, नंदिनी को अमेरिका ले जाना पड़ेगा। सो इसीलिए भरद्वाज अपनी जॉब को रिजाइन देने वाला होता है। कमिश्नर भरद्वाज को बुलाकर यही बात कहने लगता है कि भरद्वाज दोबारा एक और बार सोचो, एक लंबी सी लीव ले लो, रिजाइन करने की क्या जरूरत है, तुम तो एक होनहार पुलिस ऑफिसर हो। लेकिन भरद्वाज नहीं मानता, कमिश्नर से यही कहने लगता है, नहीं सर, मुझे लीव वगैरह नहीं चाहिए, मैं फुली नंदिनी की केयरिंग करना चाहता हूँ। इस पुलिस की जॉब की वजह से मैं पूरी तरह से नंदिनी को टाइम ही नहीं दे पाया। इसी बातों ही बातों में अभय नाम का एक इंस्पेक्टर कमिश्नर के पास आता है। अब भरद्वाज वहीं पर होने की वजह से कमिश्नर अभय को भरद्वाज से मिलवाकर यही कहने लगता है कि तो रिजाइन देने वाले हैं, अब इनके जो पेंडिंग केसेस है वो तुम ही संभालो। दूसरी तरफ वेदिका, आहना, युग अपने कॉलेज पर आकर कल रात जो हुआ वो सारी बातें उस ईशान को बताने लगते हैं, वही वेदिका का बीएफ। ईशान इन तीनों को बहुत डांटने लगता है कि तुम तीनों ने इतना बड़ा कांड कर दिया और मुझे बताया भी नहीं। तभी युग कहने लगता है, जो भी हो यार, एक बात तो सच है कि वो एसीपी अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा है और वो जरूर कुछ क्राइम किया होगा। वेदिका कहने लगती है, छोड़ो ना यार, उससे हमें क्या लेना देना, हमारे माँ बाप सेफ है, हम सेफ है, वही काफी है। आहना और युग कहने लगते हैं, अरे ऐसे कैसे जाने दे, उसने जरूर कुछ बड़ा क्राइम किया होगा, इसीलिए घबराया सा है। कल रात वो पुलिस की वर्दी में ही आ सकता था हमारे घर धमकाने के लिए, एक्शन लेने के लिए। ईशान भी कहने लगता है, हाँ यार, ये बात तो सच है कि उस बंदे ने जरूर कुछ न कुछ कांड किया होगा, तभी घबरा रहा है। चलो इसके बारे में पता करते हैं, मेरे पास एक जबरदस्त रास्ता है। सो इस तरह से युग और ईशान उस भरद्वाज का पीछा करने लगते हैं। मतलब वो कितने बजे अपने घर से निकलता है, कितने बजे तक अपने पुलिस स्टेशन पर रहता है, कहाँ कहाँ पर जाता है, किसके साथ मुलाकात करता है। सो 2 दिन के बाद वो युग ईशान से कहने लगता है कि हमें तो ये बात पता लग गई
कि वो किस टाइम पर कहाँ पर रहता है, लेकिन पुलिस स्टेशन के अंदर ये क्या करता है ये भी हमें पता करना होगा। अब उस भरद्वाज ने तो मेरा चेहरा जानता है, तुम ही चाय लेकर पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर पता करो। इस तरह से अपने फ्रेंड ईशान को चाय देकर उस पुलिस स्टेशन के अंदर भेजने लगता है। सो पुलिस स्टेशन के अंदर आने के बाद एक कांस्टेबल से ईशान को ये बात पता चलती है कि भरद्वाज कुछ दिनों के बाद रिजाइन करने वाला है, क्योंकि इसकी बीवी नंदिनी की तबीयत बहुत ही खराब है। जब ईशान वहाँ से बाहर जाने ही वाला होता है तभी इसके सामने अभय आता है। पूछने लगता है कि तुम कौन हो, दूसरा चाय वाला बंदा कहाँ पर है। तो ईशान थोड़ा मैनेज कर लेता है अभय के सामने। उसी वक्त शाहीन नाम की एक लड़की पुलिस स्टेशन पर आकर अभय से अपने पति के बारे में कुछ पूछताछ करती रहती है। शायद इसका पति मिसिंग हो चुका है। अभय कहने लगता है, अरे शाहीन जी, पुलिस अपनी तरफ से कोशिश कर रही है ना, अगर कोई अपडेट होगा तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, प्लीज आप थोड़ा पुलिस के साथ कोऑपरेट करिए। इस तरफ ईशान युग के पास आकर अंदर जो इन्फॉर्मेशन हासिल की वही बात बताने लगता है कि भरद्वाज रिजाइन करने वाला है, इसकी बीवी की तबीयत कुछ ठीक नहीं, इसलिए वो हमेशा हॉस्पिटल पर आता जाता था। खैर उसके बाद अभय की बीवी अभय से थोड़ा फोर्स करती रहती है कि इनके खुद का भी एक घर हो। अभय से कहती रहती है कि ये होम लोन ले। सो फिलहाल एक बैंक वाला बंदा अभय के घर पर आकर इसी के बारे में डिस्कस करते रहता है। और एक्चुअली अभय को ये बात पसंद नहीं होती कि लोन लेकर घर ले, इसकी तो बहुत ही कम सैलरी है। खैर उसी शाम युग और ईशान उस भरद्वाज को फॉलो करते हुए एक छोटे से रेस्टोरेंट पर आते हैं। उसी वक्त एक बंदा भरद्वाज से मिलकर नंदिनी के मेडिकल रिपोर्ट्स देने लगता है। भरद्वाज कहने लगता है, अरे वाह, बिल्कुल ओरिजिनल लग रहे हैं। उसी वक्त उस बंदे को किसी के साइड से फोन आने लगता है। किसी जंगल के बारे में बातचीत हो रही होती है इन दोनों के दरमियान में। भरद्वाज इस बंदे से उसी के बारे में पूछने लगता है। ये बंदा कहने लगता है, अरे नहीं सर, हमारा एक बंदा उस जंगल के रास्ते से ट्रक लेकर जा रहा था, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई, अब सॉल्व हो चुकी है। वहाँ से निकलकर भरद्वाज एक जंगल में आने लगता है। अब भरद्वाज को फॉलो करते करते ये दो बंदे भी आते हैं, युग और ईशान। इन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता कि इतनी रात को ये भरद्वाज इस जंगल में कर क्या रहा है, किसको ढूंढ रहा है और क्या ढूंढ रहा है। बात यह है कि थोड़ी देर पहले एक बंदा जो मिला था ना भरद्वाज को, उसने कहा था कि इसी रास्ते पर एक छोटा सा कांड हो गया, तो वही चेक करने के लिए भरद्वाज यहाँ पर आया होता है। जब भरद्वाज कुछ ढूंढ रहा होता है, ये दोनों चुप चुप के उस भरद्वाज को देखते रहते हैं, कभी इधर भागते कभी उधर भागते। युग कहने लगता है कि ये बंदा जरूर कुछ छुपा रहा है, सबूत ढूंढने के लिए उसके घर तक जाना पड़ेगा। खैर दूसरे दिन वो अभय भरद्वाज के पास आने पर भरद्वाज कुछ पेंडिंग के फाइल्स अभय को सौंपने लगता है। इसी दरमियान में अभय तबरेज के केस के बारे में भी पूछने लगता है। तबरेज और कोई नहीं, उस शाहीन का पति होता है। भरद्वाज कहने लगता है कि मुझे तो उस केस में कुछ लीड्स ही नहीं मिली, देखते हैं क्या होता है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी तरफ ये चारों मतलब वेदिका, आहना, युग और ईशान उस भरद्वाज के घर पर जाने लगते हैं। भरद्वाज तो अपने घर पर है नहीं। वेदिका तो समझाती रहती है, चलो यार इस झमेले से बाहर निकलते हैं, लेकिन युग को डिटेक्टिव बनने का बहुत शौक होता है। इस तरह से चोरी चुपके ये चारों उस भरद्वाज के घर पर जाने लगते हैं। ऑलरेडी ये चारों डुप्लीकेट चाबी बना चुके होते हैं। अपने हाथों में ग्लव्स पहनकर धीरे धीरे घर के अंदर जाने लगते हैं। जो भी इनको नजर आता उनकी फोटोज क्लिक करते रहते हैं। उसी घर में आहना को एक प्रेगनेंसी किट भी नजर आती है जिसमें पॉजिटिव रिजल्ट होता है। उसी वक्त भरद्वाज अपने घर वापस आने पर ये चारों शॉक में रह जाते हैं। इन चारों के पास इतना टाइम नहीं होता ये बाहर निकल पाए, उसी के घर में छुपे रहते हैं। थोड़ी देर के बाद भरद्वाज को शक होने लगता है कि इस घर में या तो फिर इसके घर के आसपास कोई है। चेक करने के लिए जब भरद्वाज अपने घर से बाहर जाता है तो ये चारों फटाफट से अपने बिल से बाहर आकर घर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। उसी वक्त ईशान का पैर फिसलकर वो नीचे गिर जाता है, मतलब इसके पैर को जबरदस्त चोट लगती है, जिसकी वजह से ईशान उसी घर में छुपा रहता है। वेदिका, आहना, युग घर से बाहर निकल जाते हैं। तभी भरद्वाज को उसके पुलिस स्टेशन से फोन आने पर भरद्वाज अपने घर से बाहर जाने लगता है। ईशान चैन की सांस लेकर ये भी घर से बाहर जाने लगता है, लेकिन उसी वक्त इसके सामने भरद्वाज आ जाता है, मतलब भरद्वाज घर से बाहर नहीं गया होता। इस तरफ ये तीनों अपनी गाड़ी में आकर वेदिका ईशान का इंतजार करती रहती है। अरे हमें ईशान को लेने के लिए जाना होगा। युग कहने लगता है, अरे तुम फिक्र मत करो, ईशान आ जाएगा। बहुत देर होने के बावजूद भी ईशान नीचे नहीं आता, जिसकी वजह से युग इन दोनों से कहने लगता है कि तुम दोनों गाड़ी लेकर घर जाओ, मैं ईशान के बारे में पता करके आता हूँ। इस तरह से युग भरद्वाज के घर पर आने पर उसका घर तो लॉक होता है और ऊपर से अपने घर में भी मौजूद नहीं होता। उसी रात हम ईशान को देखते हैं जो उस जंगल में बेहोश पड़ा है। कल रात भरद्वाज जिस जगह पर आया था ना, उसी जगह पर होश में आने के बाद जब वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है तो भरद्वाज इसकी चेजिंग करता है। इस तरह से जबरदस्त तरीके से इन दोनों के बीच हाथापाई होती है, चेजिंग होने लगती है। ईशान जब बहुत ही मुश्किल से सड़क के पास आता है
उसी वक्त एक ट्रक ईशान को ठोक देती है। खामखा सालों ने बेचारे अनाथ को मार दिया, किया किसी और ने, पाया किसी और ने। खैर सुबह होने के बाद पुलिस वाले, फोरेंसिक वाले यहाँ पर पहुँच जाते हैं और यहाँ पर शॉकिंगली पुलिस वालों को ईशान के पॉकेट से कुछ ड्रग्स के पैकेट्स मिलते हैं। फिलहाल इस केस की इंस्पेक्शन करने के लिए अभय यहाँ पर आता है। पता लगा लेता है कि कोई ट्रक ठोकर चली गई। जब ईशान का चेहरा देखता है, इसको पहचान लेता है, क्योंकि 2 दिन पहले इसने अपने पुलिस स्टेशन पर देखा था चाय देते हुए। सोचने लगता है कि ये लड़का तो ड्रग्स में कैसे शामिल हो सकता है। जब अभय उस एरिया की और अच्छे से इंस्पेक्शन करने लगता है तो इसको 2 लोगों के फुटप्रिंट्स नजर आते हैं। तो समझने लगता है कि जिसका मतलब कल रात इस लड़के के साथ एक और बंदा भी था। खैर ईशान मरने की वजह से बेचारी वेदिका टूट के बिखर जाती है कि सब कुछ इन्हीं की गलती है। आहना और युग वेदिका को बहुत समझाने की कोशिश करते रहते हैं। वेदिका कहने लगती है अब मैं पुलिस में जाकर कंप्लेंट करूंगी, कमिश्नर के पास जाकर। ये दोनों समझाने लगते हैं कि वेदिका इतना जल्दी डिसीजन मत लो, थोड़ा सोच समझकर कदम बढ़ाते हैं। दूसरी तरफ वो भरद्वाज वेदिका और आहना के पेरेंट्स को अपने पास बुलाकर उस ईशान के बारे में बताने लगता है कि कल रात ईशान की मौत हो गई और वो ईशान जंगल में गया था ड्रग्स स्मगलिंग करने के लिए। ये खबर सुनने के बाद ये लोग तो शॉक में रह जाते हैं कि सर हमें तो इस ईशान के बारे में ये बात पता नहीं, हमें बस यही पता है कि ईशान एक ऑर्फन है और वो हॉस्टल में रहता है। वेदिका, आहना, युग और ईशान बहुत ही अच्छे दोस्त है, लेकिन इस ड्रग्स के मामले में हमारे बच्चों का कोई हाथ नहीं है। इन लोगों को और प्रूफ दिखाने के लिए एक झूठा गवाह इनके सामने लाकर कबूल करवाने लगता है कि तब्रेज नाम का एक बहुत बड़ा ड्रग डीलर है, उसी के पास ये ईशान काम करता है। अब उसी वक्त ये लोग अपने बच्चों को यहाँ पर बुलाकर बहुत डांटने लगते हैं कि तुम लोगों ने किस बंदे से दोस्ती की, बहुत ही नशीला बंदे था वो, अगली बार ऐसे बंदों से दोस्ती मत करना। ये लोग अपने पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन नो यूज, समझते ही नहीं। थोड़ी देर के बाद कमिश्नर भरद्वाज और अभय को अपने पास बुलाने पर अभय यही कहने लगता है कि सर मुझे लगता है कि वो लड़का ईशान का और ड्रग डीलर का कुछ भी लेना देना नहीं है। मेरी गट फीलिंग है उसका एक्शन नहीं बल्कि मर्डर हुआ है। मैंने उस लड़के के कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक किया, लेकिन क्राइम का सी तक भी नहीं उसकी लाइफ में। कमिश्नर कहने लगता है ठीक है, तुम अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखो, चाहे तो भरद्वाज की भी मदद ले सकते हो। उसके बाद जब अभय उस तब्रेज की फाइल चेक करने लगता है तो इस फाइल में कुछ पेजेस गायब होते हैं। कांस्टेबल को बुलाकर पूछने पर इसको भी कुछ आइडिया नहीं होता। उसी रात वो वेदिका, आहना और युग के पास आकर एक हफ्ते पहले ईशान ने वेदिका को एक वीडियो मेल भेजा, वो प्ले करने लगती है। उस वीडियो में ईशान ने अपनी सारी फीलिंग्स अपने दोस्तों के साथ बहुत ही अच्छे से इमोशनल तरीके से शेयर किया होता है कि मैं अनाथ हूँ, लेकिन तुम दोस्तों ने मुझे अनाथ होने का एहसास तक नहीं दिलवाया, और स्पेशली वेदिका, तुमने मुझे बहुत प्यार किया। उसी वक्त अभय उस वेदिका को फोन करके कहने लगता है कि मुझे तुम तीनों से कुछ बात करनी है, किसी कैफे पर मुलाकात करते हैं, मैं टाइम और एड्रेस बता दूंगा। दूसरे दिन उसी तरह से अभय इन तीनों से मुलाकात करके ईशान के बारे में पूछने लगता है। ये तीनों ईशान के बारे में यही कहने लगते हैं कि ड्रग का और ईशान का कोई भी लेना देना नहीं है सर। अभय पूछने लगता है क्या तुमने कभी ईशान के मुँह से तब्रेज का नाम सुना? ये तीनों यही कहने लगते हैं नहीं सर, हमने ये नाम पहली बार सुना, वो भी आपके मुंह से। उसी वक्त भरद्वाज अभय को फोन करके ईशान के केस के बारे में पूछने लगता है। एक्चुअली यहाँ पर एक और बात ये है कि तब्रेज नाम का एक बहुत बड़ा ड्रग डीलर होता है, उसके खिलाफ ये भरद्वाज सबूत ढूंढते रहता है। अभय नहीं बताता कि फिलहाल इन तीनों के साथ है। खैर उसके बाद अभय इन तीनों से कहने लगता है कि अगर तुम तीनों को कुछ भी बात पता हो तो मुझे बता सकते हो, वरना बाद में तुम तीनों ही झमेले में फंसोगे। लेकिन ये तीनों अभय को कुछ भी नहीं बताते। खैर दूसरे दिन वो भरद्वाज तब्रेज का चेहरा ढककर कोर्ट में लाने लगता है। उसी कोर्ट में तब्रेज की बीवी शाहीन भी बैठी होती है। अब भरद्वाज को फॉलो करते करते ये तीनों भी कोर्ट के पास पहुंच जाते हैं। युग कहने लगता है अरे ये तो तब्रेज की बीवी है, अपने पति की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन गई थी, लेकिन इसने अपने पति को देखकर बात क्यों नहीं किया। आना को एक छोटी सी डिवाइस देकर कहने लगता है कि तुम ये डिवाइस उस शाहीन के बैग में डाल दो। आना उसी तरह से चोरी छुपके उस शाहीन के पास जाकर उसके बैग में वो डिवाइस डाल देती है। भरद्वाज एक वकील से इसी केस के बारे में डिस्कस करते रहता है कि केस हमारे फेवर में ही होना चाहिए। लॉयर जाने के बाद वो भरद्वाज इस शाहीन को साइड में लाकर डांटने लगता है क्या तुम पागल हो चुकी हो, यहाँ पर क्यों आई हो? इन दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि ये दोनों रिलेशनशिप में है। शाहीन रोमांटिक तरीके से बोलने लगती है कि कब हम दोनों दोबारा मिलेंगे। भरद्वाज यही कहने लगता है कि जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता हम दोनों दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। एक्चुअली ये दोनों कनाडा जाने का प्लानिंग करते रहते हैं। भरद्वाज कहने लगता है कि रिसेंटली एक प्रॉब्लम आ पड़ी थी, लेकिन मैंने छुटकारा पा लिया, अभी भी 3 बच्चे बचे हैं, देखते हैं। उसके बाद ये तीनों एक दूसरे में यही बात डिस्कस करने लगते हैं। अरे यार उन दोनों में 200 करोड़ की बात हो रही है और वो 200 करोड़ लेकर कनाडा जाने वाले हैं, दाल में तो कुछ काला जरूर है। उसके बाद वेदिका और आहना उस शाहीन को फॉलो करते हुए
उसका घर का एड्रेस पता कर लेते हैं। दूसरे दिन उस शाहीन को ये बात पता चलती है कि इसके घर में कोई घुस आया है। फटाफट से अपनी गन लेकर अपने ही घर में तलाश करने लगती है तो सच में इसके घर में एक बंदा घुस आया होता है और वो और कोई नहीं अभय ही होता है। शाहीन कहने लगती है कि तुम्हारी कितनी हिम्मत, मेरे ही घर में घुस आए। अभय कहने लगता है कि मैंने दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई भी दरवाजा ओपन नहीं किया, और वैसे भी तुम तो अपने पति की खोज कर रही थी ना, जब उसका केस कोर्ट में आया तुम कनाडा जाने लगे। शाहीन यही कहने लगती है कि तबरेज का केस एसीपी साहब हैंडल कर रहे हैं, फिलहाल तुम यहाँ से जाते हो या तो फिर मैं एसीपी साहब को फोन करूँ। उसी रात ये शाहीन टैक्सी पकड़कर एयरपोर्ट जाने लगती है। ये तीनों भी शाहीन को फॉलो करने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद वो टैक्सी ड्राइवर शाहीन से कहने लगता है कि मैडम मुझे लगता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। शाहीन भी इस चीज को ऑब्जर्व करके वो एयरपोर्ट नहीं जाती, गाड़ी घुमाने के लिए कहती है। सो इस तरह से वो एक हिंदू लड़की बनकर एक होटल के पास आती है। ये तीनों तो शॉक में रह जाते हैं कि शाहीन अपना हुलिया कैसे बदल दिया, क्या सच में ये हिंदू है या तो फिर इसका नाम अलग है। ये शाहीन इस होटल में भी नंदिनी की आईडी दिखाकर रूम लेती है। उसी वक्त ये भरद्वाज भी इस होटल पर आने लगता है। खैर जब भरद्वाज शाहीन के पास आता है तो शाहीन भरद्वाज को हक करके कहने लगती है कि 3 लोग मुझे फॉलो कर रहे थे, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, इसीलिए मैं इस होटल में आ गई। भरद्वाज कहने लगता है कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, उस लड़के के साथ साथ इन तीनों को भी ठोक देना चाहिए था। और उसी तरह ये दोनों उन पैसों के बारे में बात करने लगते हैं कि वो पैसे बहुत ही सेफ है। उसी वक्त जेल में रहने वाला तबरेज भरद्वाज को फोन करके कहने लगता है कि सर आपने कहा था कि कोर्ट में सुनवाई आने के बाद मैं छूट जाऊंगा, लेकिन केस तो अगली तारीख को शिफ्ट हुआ। भरद्वाज यही कहने लगता है अरे तबरेज कोर्ट का मामला है, थोड़ा टाइम लगेगा। दूसरी तरफ अभय तबरेज की फोटो लेकर उस तबरेज के बारे में पता करने की कोशिश करते रहता है। इस तरफ जब आहना और युग वापस अपने घर पर आते हैं तो इसके घर पर ऑलरेडी भरद्वाज बैठा होता है। हल्के से इन दोनों से बात करते हुए दोबारा वार्न करने लगता है कि मेरे रास्ते में कांटा बनकर मत आओ। खैर सुबह होने के बाद जब शाहीन स्विमिंग कर रही होती है तो तभी इसके फोन को एक मैसेज आता है कि तुम अलर्ट हो जाओ, कोई तुम्हें मारने के लिए आ रहा है। उसी वक्त एक बंदा गन लेकर इस शाहीन को मारने की कोशिश करने लगता है लेकिन मार नहीं पाता। फाइनली वो बंदा शाहीन के हाथों से बच के भाग निकलता है। उसी वक्त वही स्ट्रेंजर इस शाहीन को एक वीडियो भेजने लगता है। उस वीडियो में भरद्वाज इसी बंदे को भेजा होता है शाहीन को मारने के लिए। शाहीन तो शॉक में रह जाती है इस वीडियो को देखकर। इस तरफ युग को ये बात पता चलती है कि रिसेंटली भरद्वाज ने किसी मेंटल हॉस्पिटल जाकर कोई फॉर्म को फिलअप किया किसी मरियम के नाम से। तो उसी वक्त ये तीनों उस मेंटल हॉस्पिटल पर जाकर मरियम नाम की एक औरत से बात करने लगते हैं। क्या आंटी, क्या शाहीन आपकी बेटी है? ये औरत कहने लगती है कि मेरी बेटी का नाम शाहीन नहीं बल्कि नंदिनी है। एक्चुअली नंदिनी एक जर्नलिस्ट होती है। एक रात बहुत ही रोते हुए अपनी माँ के पास आती है। मतलब ये औरत मरियम, इसका असली नाम मरियम नहीं होता, नंदिनी की माँ होती है। नंदिनी कहने लगती है कि माँ अब मैं उस भरद्वाज के पास नहीं जाऊंगी, उसका अफेयर किसी शाहीन नाम की लड़की के साथ चल रहा है। और उसी तरह भरद्वाज एक बहुत बड़ा ड्रग्स का भी धंधा करता है। मैं इसी ड्रग्स के बारे में काम कर रही थी तो मेरे सामने भरद्वाज का नाम आया। मैंने सारे सबूत अपने लैपटॉप में सेव कर लिया है। इस तरह से नंदिनी वो लैपटॉप अपनी माँ को देकर चली जाती है। उसके बाद नंदिनी इसको कभी नजर नहीं आई और भरद्वाज ने नंदिनी की माँ को पागल साबित करके यहाँ पर दाखिला करवा दिया। उसी हॉस्पिटल का एक बंदा भरद्वाज को फोन करके इन तीनों के बारे में बताने लगता है। ये तीनों उस नंदिनी के घर पर जाकर उस लैपटॉप को ढूंढने लगते हैं जो इसकी माँ ने छुपाया। फाइनली किसी सीक्रेट प्लेस पर इन तीनों को वो लैपटॉप मिल जाता है। ये को इसमें का सारा डेटा फटाफट से अपने पेन ड्राइव में कॉपी कर लेता है। उसी वक्त भरद्वाज यहाँ पर आकर इन तीनों से कहने लगता है वाह, मुझे तो ये लैपटॉप नहीं मिला, तुम तीनों ने मेरा काम बहुत ही आसान कर दिया। उसी वक्त कोई दरवाजा खटखटाने पर इन तीनों को दूसरे कमरे में लॉक करके दरवाजा ओपन करने लगता है तो शॉकिंगली बाहर अभय होता है। अभय से कहने लगता है क्या तुम सस्पेंड होना चाहते हो? मैं तुमको पहले ही बता दिया था ना कि तबरेज का केस मैं डील कर रहा हूँ। अभय कहने लगता है अरे सर, मैं तो उस ईशान के केस को फॉलो अप करते हुए यहाँ पर आया। अभय को भेजकर जब ये दोबारा इस कमरे में आता है तो वो तीनों इस कमरे में मौजूद नहीं होते, कब का भाग चुके होते हैं। उसी वक्त शाहीन भरद्वाज को फोन करके कहने लगती है कि मुझे लगता है कि उस अभय को मुझ पर शक हुआ, तुम फटाफट से हमारे प्लेस पर मिलो, पैसे सेफ है या नहीं ये देखना है। उसके बाद भरद्वाज का लॉयर भी भरद्वाज को फोन करके कहने लगता है कि सर, दूसरे लॉयर ने कोर्ट में ये प्रूफ कर दिया कि तबरेज की कोई गलती है ही नहीं, वो निर्दोष है। अब तो सर कोर्ट आपके ऊपर एक्शन लेगा ही। उसके बाद भरद्वाज फटाफट से उस जंगल के पास जाता है। वहाँ पर ऑलरेडी शाहीन की गाड़ी होती है। उसी वक्त 3 गोलियों की आवाज सुनाई देती है भरद्वाज को। जब अंदर जाकर देखता है तो शाहीन वेदिका, आहना और युग को गोली मार चुकी होती है। ये देखकर कहने लगता है अरे शाहीन, ये तुमने क्या कर दिया? पहले से ही मैं एक प्रॉब्लम में फंसा हूँ। शाहीन कहने लगती है अरे तुम फिक्र मत करो, इन तीनों को हम ठिकाने लगा देंगे, पहले पैसे निकालो, हम निकलते हैं। सो भरद्वाज एक गड्ढा खोदकर 200 करोड़ की बैग बाहर
निकालता है। तभी शाहीन पर गन पॉइंट आउट करने लगता है, कहने लगता है कि आई एम सॉरी शाहीन, मैं कोई भी सबूत नहीं रखना चाहता। उसी वक्त अभय और एक और पुलिस वाला यहाँ पर पहुँच जाते हैं। यहीं पर एक शॉकिंग बात पता चलती है कि एक्चुअली ये अभय पहले से ही भरद्वाज पर शक करते हुए इसको फॉलो करता रहा, अपना भेष बदलकर, जैसे रेस्टोरेंट पर, उसके घर के पास। इवन शाहीन जिस टैक्सी में जा रही थी उस टैक्सी का ड्राइवर भी यही था। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक्चुअली कुछ दिनों पहले नंदिनी अपनी प्रेगनेंसी का टेस्ट करके भरद्वाज का इंतजार कर रही थी। भरद्वाज के बारे में ऑलरेडी कुछ सबूत हासिल कर चुकी होती है। भरद्वाज नंदिनी को डांटने लगता है कि तुम्हारी जर्नलिज्म तुम्हारे पास ही रखो, न्यूज कवर अप करने के लिए तुमको मेरी ही न्यूज मिली। बात यह है कि ये भरद्वाज तब्रेज नाम के एक बंदे के नाम पर एक बहुत बड़ा ड्रग्स का धंधा करते रहता है। पुलिस डिपार्टमेंट में यही खबर होती है कि तब्रेज कैसा दिखता है किसी को नहीं पता। शाहीन इसकी बीवी है। इसी दरमियान में वो शाहीन कमरे से बाहर आती है। मतलब थोड़ी देर पहले भरद्वाज और शाहीन के बीच कांडवान हुआ। ये देखकर नंदिनी शॉक में रह जाती है कि तुम हमारे ही घर में इस लड़की के साथ गुलछरे उड़ा रहे हो। अब इसका सच बाहर न आए, जिसकी वजह से भरद्वाज इस नंदिनी को करके मार देता है। इसकी लाश को उस जंगल के इलाके में लाकर सल्फ्यूरिक एसिड डालकर डिस्पोज कर देता है और ड्रग्स के धंधे से इसने जो माल कमाया वो सारा माल इसी जगह पर दफना देता है, ताकि टाइम आने पर ये सारे पैसे लेकर इंडिया छोड़कर भाग जाएगा। सो इस तरह से भरद्वाज इस अभय को बोलने लगता है सारी बात। अगर कोई भी इसके सामने आएगा तो ये शाहीन को भी मार देगा। उसी वक्त वेदिका, आहना, युग इस भरद्वाज को जकड़ लेते हैं। मतलब ये तीनों मरे नहीं होते, शाहीन के साथ प्लान किया होता है इन तीनों ने। इनके कब्जे में आने के बाद भरद्वाज इन सारे लोगों को पैसों की लालच देने लगता है, स्पेशली अभय को, कि तुम इन पैसों से अपना एक अच्छा सा घर खरीद लो, लोन लेने की भी जरूरत नहीं। लेकिन अभय रिश्वत लेने वाला बंदा नहीं होता। फाइनली इस भरद्वाज को टपका देते हैं। इसके कुछ दिनों के बाद अभय को एक खुशखबरी मिलती है कि इसका होम लोन अप्रूव हो चुका है। उसी वक्त कोई स्ट्रेंजर अभय को फोन करके कहने लगता है, तुम कौन हो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और तुमने क्या किया ये भी जानता हूँ। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।